संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हमारी कोशिश यह रहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहे, जो संविधान भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारणवश न्याय से वंचित रहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। हर किसी को न्याय मिले, न्याय मिल सके, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अगर अनुमंडलीय स्तर पर भी अदालतें हैं तो वहाँ भी विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकर्ता मिल जाएंगे, अफसर मिल जाएंगे और मीडिएटर मिल जाएंगे जो आपके मामलों को सुलझाएंगे। दूसरे की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कैटेगराइजेशन किया गया है। इसमें एक बड़ी संख्या, लगभग 70% से ज़्यादा संख्या कवर होती है जो यह दावा कर सकते हैं कि उनको प्राधिकार द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, निःशुल्क एडवोकेट उपलब्ध कराए जाए। उसमें एससी है, एसटी है, तमाम महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर है और वे जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, वे सब अपने दावों को निपटारे के लिए विधिक सेवा प्राधिकारों के दफ्तर को खटखटा सकते हैं। 2 लाइन की चिट्ठी, 4 लाइन की चिट्ठी भी अगर अपनी समस्या, अपने कानूनी दावे के बारे में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं किसी से लिखवा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो आपके घर में जो डाकिया जाता है, डाकिया को कहकर झालसा के पोर्टल पर अपनी बात लिख करके भेज सकते हैं। फिर आगे कार्रवाई झालसा या डालसा जो भी है वो आगे कार्रवाई करेगा। देश बड़ा है, देश की जनसंख्या भी बड़ी है और इस बड़े देश, बड़ी जनसंख्या में उसके अनुपात में अदालतों में पदाधिकारियों की संख्या कम है। तो मामले का निपटारा हार जीत से नहीं, आपसी विमर्श से, आपसी बातचीत से कितनी आसानी से हो सके ताकि कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं बने। इसीलिए आज हम बात करेंगे बीमा दावों के बारे में। बीमा आप जानते हैं कि हर किसी के जीवन में अब लगभग ज़रूरी हो गया है। सरकार ने बीमा करा रखे हैं, बैंक में अगर आपका पैसा है वहाँ भी बीमा है। आप नहीं चाहते हैं तब भी बीमा है, आप चाहते हैं तब भी बीमा है, आप बीमा ले रहे हैं तब भी बीमा है, नहीं ले रहे हैं तब भी बीमा है। बीमा के कई स्वरूप हैं, तो उन दावों का निपटारा कैसे करें, कानून की बात में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जालसा के मध्यस्थ दीनानाथ पेंटे जी इस पर एक्सपर्ट के रूप में आपके सामने चीज़ों को बताएंगे। नमस्कार। जोहार। नमस्कार। कानून की बात के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। हाँ, ये शुरुआत हम लोग यहाँ से करें कि बीमा का मतलब क्या है। जी 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 उससे भी पहले मैं ये कहूँगा कि बीमा के प्रकार, जो मूल प्रकार हैं, कई बार लोगों को ये एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि बीमा, जीवन बीमा, साधारण बीमा। तो मूल रूप से बीमा के 2 प्रकार हैं। 2 ही तरह का बीमा विश्व भर में, इसी तरह का 2 तरह का बीमा है। एक है जीवन बीमा, जो केवल और केवल मनुष्य के जीवन से संबंधित है। ये उसकी मृत्यु की अवस्था में उसको एक पहले से जो तय राशि है वह उसको भुगतान होगी, प्राप्त होगी, ताकि उसके आश्रित परिवार उस पर चल सके। अब उस जीवन, मनुष्य जीवन से इतर जो भी चीज़ें हमको दिखती है, मनुष्य की संपदा, मनुष्य का स्वास्थ्य, फैक्ट्री, हवाई जहाज, पशु पक्षी, कुछ भी जो भी हमारी आंखों से दिखता है, वो सभी साधारण बीमा के प्रकार श्रेणी में आता है। तो 2 ही मूल रूप से श्रेणियां हैं। तो आज की जो चर्चा है उसका मुख्य विषय हमारा केंद्रित है साधारण बीमा, और उसमें भी
मोटर वाहन से संबंधित जो बीमा का पक्ष है या बीमा की जो पॉलिसियां हैं और उनसे उपजने वाले दावों की को जो प्रक्रिया है उसको मूल रूप से हम लोग केंद्रित करेंगे। तो हम देखेंगे कि बीमा, मोटर वाहन बीमा की मूल रूप से 3 प्रकार की पॉलिसियां हैं। एक पहली जो पॉलिसी जिसको कि एक्ट पॉलिसी कहा जाता है, वो ये है कि कानून के तहत मोटर वाहन दुर्घटना जो अधिनियम है वो कानून के तहत हर वाहन स्वामी को अपना वाहन बीमित रखना अनिवार्य है, कानूनी बाध्यता है। अगर वो आप नहीं करते तो उसके लिए दंड और सजा के प्रावधान है। इस कारण से आपको हर वाहन स्वामी को एक्ट पॉलिसी या जो बेसिक पॉलिसी जिसको कहते हैं, थर्ड पार्टी पॉलिसी भी कई बार उसको कहा जाता है, मतलब तृतीय पक्ष की पॉलिसी, वो रखना जरूरी है। उसके बाद दूसरा बीमा जो कि स्वयं क्षति बीमा जिसको ओन डैमेज पॉलिसी बोलते हैं वो है। उसका मकसद ये है कि आपका जो वाहन है, कोई भी वाहन हो, छोटा बड़ा, 2 पहिया 4 पहिया, ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर, कोई भी, तो उस वाहन की अगर क्षति हो जाती है, उस तरह दो तरह की क्षति उसमें हो सकती है। एक तो ये कि पूरा का पूरा वाहन चोरी हो जाए और दूसरा उसकी आंशिक क्षति हो जाए, आंशिक क्षति हो जाए, तो वो एक स्वयं आपको स्वयं क्षति, उसको सेल्फ ओन डैमेज उसको पॉलिसीज बोलते हैं। अब कुछ कंपनियों ने इधर के दिनों में दोनों को कंबाइन कर दिया तो उसको कंपोजिट इंश्योरेंस बोलते हैं। और भी उससे आगे जाकर के कुछ कंपनियों ने अब लॉन्ग टर्म और उसको या पैकेज पॉलिसीज बोलते हैं। इसमें है कि जैसे जो एक्ट पॉलिसी है, आप एक साथ 5 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। अमूमन सारी साधारण बीमा की पॉलिसियां जो होती है वो केवल 1 साल की वार्षिक पॉलिसी होती है, लेकिन मोटर वाहन के बीमा के संबंध में ये एक एक्सेप्शन है कि नई गाड़ियों में, विशेषतः जो आप शोरूम से जो गाड़ियां निकालते हैं उसमें पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत आप जो एक्ट पॉलिसी है, जो अनिवार्य बीमा है, वो 5 साल तक ले सकते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि कई बार जो हम लोग भूल जाते हैं और ये जो कानूनी बाध्यता है बीमा रखने की, उससे वंचित रह जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, दंडित होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये मूल रूप से ये पॉलिसियां हैं। अब इन पॉलिसियों के तहत अलग अलग तरह के दावे निपजते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पहले जो स्वयं क्षति की जो बात है, इसको ओन डैमेज पॉलिसी, जो कि हमारे लगभग सभी लोगों के वाहन स्वामियों के पास ये पॉलिसी होती है। तो इसमें 3 प्रकार के दावे हो सकते हैं। एक तो आपके वाहन की पूरी तरह से चोरी हो गई, एक प्रकार। दूसरा प्रकार कि आपके द्वारा वाहन चलाने के क्रम में वाहन को क्षतिग्रस्त हो गया, उसका प्रकार। तीसरा प्रकार यह है कि आपके वाहन द्वारा तीसरे पक्ष के संपत्ति को हानि हो गई, संपत्ति, जान माल की हानि, हाँ, सब व्यक्ति की नहीं बल्कि संपत्ति की हानि, उनकी गाड़ी की, शोरूम की, उसके किसी और संसाधन की हानि हो गई। तो ये 3 प्रकार के दावे हैं। तो पहला जो प्रकार है इसका, जो कि चोरी का है, वो होता कम है, लेकिन जब होता है तो पूरी तरह से वो आपकी जो राशि है या आपका जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से चला जाता है। इसलिए आपने जो बीमा किया है या उस पॉलिसी के शुरुआत में, प्रारंभ में, जो उसको कहते हैं IDV, इंश्योर्स डिक्लेयर्ड वैल्यू, उसकी पूरी राशि आप प्राप्त कर सकते हैं उस चोरी के। उसकी केवल और केवल शर्त यह है कि जैसे ही चोरी हो जाए अविलंब आपको FIR करना है आपके वाहन की चोरी का, और FIR करते समय आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी और आपके ड्राइविंग की डिटेल्स और घटना का जो क्रम है, कहाँ गाड़ी रखी गई थी, कैसे चोरी हो गई, छीनताई हुई या ताला, हाँ, वो नरबुक, मतलब इसके साथ में आपको FIR करना ज़रूरी है। क्योंकि इस दावे का जो निष्पादन होता है वो केवल और केवल जो पुलिस फाइनल रिपोर्ट आती है कि दावा सही पाया गया, चोरी सही पाई गई, लेकिन चोर डिटेक्ट नहीं हुआ, चोर डिटेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से जब वो फाइनल रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट के साथ आपको इंश्योरेंस कंपनी को दावे का जो दावा प्रतिवेदन है उसके साथ उसको जमा करना है। उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूर्ण राशि उस वाहन की जो बीमित राशि है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया चोरी के। वो प्राप्त कर सकते हैं जिस कंपनी से वाहन लिया है वो प्राप्त करेगा और उसके माध्यम से फिर दूसरा वाहन देगा, क्या है उसमें? नहीं, ये सीधा सीधा ये होता है कि जो वाहन आप जो स्वामी है, वाहन स्वामी हैं, उनके ही खाते में वो जाएगा। वो केवल एक्सेप्शन तब होता है जब आपने कर्ज पर या हाइपोथिकेशन पर वाहन खरीदा हुआ है और खासतौर से लीज एग्रीमेंट के तहत अगर वाहन है, तब वो राशि जितनी किस्त आपकी बाकी है
उसके तहत जो आपका लेंडर है, मतलब कर्जदाता है, बैंकर हो सकता है, फाइनेंस कंपनी हो सकती है, तो उनको वो राशि वो प्राप्त करने का अधिकार होता है। लेकिन उसके लिए भी वाहन स्वामी का जो कंसेंट है वो आवश्यक होता है। तो चोरी के केस में ये बड़े बड़े वाहन आजकल 40, 50, 60 लाख, 70 लाख, और उन वाहनों की चोरियां ज़्यादा होती हैं। मतलब आश्चर्य होगा ये जानकर लोगों को कि बड़े वाहनों की चोरी ज़्यादा होती है, और उन वाहनों को लोग फिर चलाते नहीं, बल्कि उसको डिसमेंटल करके और बाज़ार में उनके पुर्जे बेचे जाते हैं। ये एक बड़ा व्यवसाय हो गया है चोरी का। तो लेकिन और नुकसान भी उतना ही होता है। तो ये है चोरी के क्रम में जो हम दावा प्राप्त करने की प्रक्रिया। दूसरी और जो सर्वसाधारण प्रक्रिया है वो ये है जिसको हम लोग वाहन क्षतिग्रस्त हो जाए, आपकी गलती द्वारा हो, दूसरे किसी की गलती द्वारा हो, जानवर द्वारा हो, कुछ किसी भी तरह से पेड़ की टहनी गिर जाए, किसी भी जिसको दुर्घटना कही जा सकती है। दुर्घटना का अर्थ है कि जो अवांछित और अनपेक्षित है, ऐसा कोई भी इवेंट, उसको हम लोग दुर्घटना मान सकते हैं। बिजली भी गिर सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं। तो इसी की किसी भी तरह की इस दुर्घटना से अगर आपकी वाहन की क्षति होती है तो आपको तत्काल बीमा कंपनी को, और अगर डीलरशिप से आप, जो आजकल डीलर्स भी इंश्योरेंस करते हैं जिसको कैशलेस सर्विसेज बोलते हैं, तो उनको सूचना देनी है कि आपका ये वाहन है। अगर वाहन इतना क्षतिग्रस्त है कि आप उसको नहीं चला सकते हैं तो आप तुरंत डीलरशिप के पास सर्विस सेंटर में वाहन को जमा करें। 24 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी का ये दायित्व होता है, या उस डीलरशिप का ये दायित्व होता है कि वो सर्वेक्षक की नियुक्ति करे। सर्वेक्षक का काम यह है कि आपने जो कारण बताया है दुर्घटना का, वो कारण और जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन है उसमें तारतम्य है कि नहीं, वो तारतम्य देखेंगे, और जो अनुमानित जो खर्च आपका डीलर देगा वो सही है कि नहीं। आपको तमाम पुर्जे बदलने ज़रूरी हैं कि रिपेयर हो सकते हैं, डेंटिंग पेंटिंग हो सकते हैं, इसका एक आकलन करके वो एक आपको गो हेड देगा, ग्रीन सिग्नल, कि आप अब इसका रिपेयर कर सकते हैं। तब जाकर के जब कैशलेस आधार पर अगर आपकी पॉलिसी है तो आपको अपने जेब से पूरी की पूरी राशि खर्च नहीं करनी है। वो तमाम जिम्मेदारी होती है डीलरशिप की कि वो आपका वाहन पूर्ववत बना दे, और वाहन के मरम्मत की जो राशि है वो उसको बीमा कंपनी सीधे दे देगी। केवल और केवल उसमें एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिसको हम लोग उसको एक्सेस कहते हैं। एक्सेस का मतलब कि लोग बार बार छोटे छोटे दावे नहीं करें इस तरह के, इसलिए हर पॉलिसी में एक छोटा अमाउंट आपको वहन करना पड़ता है। जैसे टू व्हीलर के केस में आपको 500 रुपया, अगर आप एक साल में 10 भी दावे करते हैं, 10 बार एक्सीडेंट होता है, तब भी उतनी ही बार आपको 500 रुपया अपने जेब से वहन करना पड़ेगा। एक वो खर्च है। दूसरा ये कि वाहन पुराना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो वाहन की जो उम्र है उसके अनुपात में एक डेप्रिसिएशन होता है। तो वो डेप्रिसिएशन और एक्सेस, ये 2 अमाउंट आपको डीलरशिप के पास जमा करने पड़ेंगे, और फिर आप वाहन को पूरी तरह से मरम्मत करके, और एक सर्वेयर, फिर एक सर्वेक्षण होता है कि आपने सर्वेयर ने जो इतनी लागत या जितने पुर्जे आपको अप्रूव किए थे रिप्लेसमेंट के लिए जो भी हो, तो वो लगे हुए हैं कि नहीं, नए लगे हुए हैं कि नहीं, आपने कहीं बाजार से पुराने खरीद करके तो नहीं लगाए, बाहर से तो नहीं लगाए जो ओरिजिनल पार्ट्स ने, तो वो सर्वेक्षण होता है, फाइनल सर्वे उसको कहा जाता है। और फिर आप वाहन अपना फिर से रोड वर्दी बना करके चला सकते हैं। ये हो गई ओन डैमेज की प्रक्रिया। अब तीसरा जो प्रकार है वो ये है कि आपके वाहन द्वारा दूसरे की संपत्ति को हानि होगी, किसी भी तरह की संपत्ति को होगी। उसमें एक समय मतलब राशि की सीमा है। वो सीमा ये है कि किसी भी वाहन द्वारा, चाहे वो दुपहिया हो, तिपहिया हो, 4 पहिया हो, बड़ा वाहन हो, उसकी एक सीमा 7 लाख तक बंधी हुई है कि दूसरे की संपत्ति को, तृतीय पक्ष की संपत्ति को अगर आपका वाहन धक्का मार देता है, उससे वो हानि होती, किसी के मान लीजिए कंपाउंड वॉल है, ठेला है, गाड़ी है, शोरूम है, शीशा कुछ भी है, तो 7 लाख तक की राशि का जो दावा है उसका निष्पादन इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व होता है कि अगर वह व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है वो दावा करे वाहन स्वामी पर, तो वाहन स्वामी के बिहाफ पर इंश्योरेंस कंपनी उनको मुआवजा भुगतान करती है। ये 3 तरह के मुख्य दावे हैं जो हम जिसको कहते हैं कि कंपोजिट पॉलिसी या ओन डैमेज पॉलिसी, उसके तहत। अब तीसरा और हमारे लिए और सर्वाधिक उपयोगी जो मसला है या दावों का प्रकार है वो है कि एक्ट पॉलिसी के तहत, मतलब तृतीय पक्ष, वाहन स्वामी, ड्राइवर
पैसेंजर, इनकी वाहन दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाए या गंभीर चोट इनको लग जाए, तब किन किन तरह के दावे आप कर सकते हैं। ये दूसरा प्रकार, ओन डैमेज से इतर। अब ये सारा आता है एक्ट पॉलिसी, जो हमने कहा कि जो अनिवार्य है वो पॉलिसी आपको रखना, उसके तहत ये दावे आते हैं। तो उसके तहत सबसे पहला दावा क्या आता है कि किसी वाहन द्वारा किसी मतलब रास्ता चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गई, वाहन मार के कुचल के चला गया, लेकिन वाहन चिन्हित नहीं हो पाया। वो पहला प्रकार है जिसको कि हिट एंड रन कहा जाता है। वो सेक्शन 161 के तहत उसका भुगतान होता है, लेकिन वो भुगतान की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है इस मायने में कि उसका भुगतान मतलब मृत्यु की केस में उसको 2 लाख और गंभीर चोट में 50,000 तक का वो जो भुगतान है, वो आपको जो आयुक्त है, आयुक्त के कार्यालय, उपायुक्त के कार्यालय में एक कोषांग बना हुआ रहता है जिसको हिट एंड रन कोषांग बोलता है। और ये उसका जो प्रबंधन है वो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के तहत होता है, और वो आपको केवल आवेदन करना है। वो अपने इंटरनल इंक्वायरी इसको बोलते हैं, डीसी के ऑफिस से होगी कि वास्तव में ये मृत्यु वाहन के चालन के क्रम में और वाहन द्वारा दुर्घटना में हुई है या नहीं हुई, बस इतना ही केवल साबित होना है, और वाहन चिन्हित नहीं हो पाया। उस के पश्चात आपको वो राशि, या अगर मृतक है, मृत्यु हो गई है तो परिवार के आश्रितों को, अगर आप गंभीर रूप से घायल हो गए तो आपको स्वयं वो राशि प्राप्त हो सकती है। उसकी लेकिन सीमा है 2 लाख और 50,000 की। अब दूसरा जो क्लेम आता है वो है जिसको हम लोग जनरली MACT कहते हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स जो ट्रिब्यूनल होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। उसके केसेस की कोई भी व्यक्ति जिसमें स्वयं वाहन स्वामी हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, बस में गाड़ी में चलने वाले पैसेंजर हो सकते हैं, या जो तृतीय पक्ष है, रास्ते पर चल रहा हो कोई व्यक्ति हो, दुर्घटनाग्रस्त हो गया आपका वाहन, आपकी गलती हो चाहे किसी और की गलती हो, या दोनों वाहनों की टक्कर हो गई हो आपस में और दोनों वाहनों में लोगों की मृत्यु हो गई हो, लोग घायल हो गए हो, तो वो एक दूसरे पर वो दावा कर सकते हैं। इसमें अगर मृत्यु हो गई, दोनों पक्ष दावा करेंगे, दोनों पक्ष दावा कर सकते हैं, दोनों पक्ष दावा कर सकते हैं, लेकिन वो दावे को हम लोग देखेंगे आगे कोर्ट उसमें क्या भूमिका लेता है। तो अगर मृत्यु हुई है तो आश्रित, मृतक के जो आश्रित हैं, परिवार, पत्नी हैं या शादीशुदा अगर नहीं है तो माता पिता हैं, इस तरह से वो दावा कर सकते हैं। दूसरा प्रकार ये है उसमें कि अगर गंभीर चोट आपको हुई है तो आपके इलाज का जो पूरा खर्च है वो, और अगर आप एम्प्लॉयड हैं, कहीं काम करते हैं, तो उन दिनों में आपके इलाज के दौरान जो आपका वेतन नहीं मिलेगा, उसकी एक राशि का पूरा एक अनुमान लगा करके वो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों प्रक्रियाएं कोर्ट के माध्यम से होती है, मतलब एक रास्ता कोर्ट के द्वारा जाता है, जैसे वो उपायुक्त के कार्यालय में जाता है, ये सारे दावे कोर्ट के कार्यालय में होते हैं। अब इनमें 3 तरह की प्रक्रियाएं हैं। एक तो ये है कि जिसको कहा जाता है सेक्शन 164, मतलब पहले पुराने सेक्शन में उसको नो फॉल्ट लायबिलिटी कहा जाता है, कि जब आप दावा करेंगे कि हमारी परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है इस वाहन से, तो कोर्ट फिर उसमें ये नहीं देखेगा कि वाहन चालक की गलती थी, आप ही रोड क्रॉस कर रहे थे, या आपकी गलती थी, आपने बिना देखे दौड़ गए और उसमें वाहन तो सिग्नल पर, ये इसमें किसी का भी दोष सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। उस सेक्शन में आपको 5 लाख रुपया, मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपया, और अगर गंभीर चोट है तो अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक आपको उस सेक्शन के अंदर में नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत दावा और भुगतान प्राप्त है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए मृतकों की संख्या ज़्यादा, वाहन डिटेक्टेड है तब भी, वाहन डिटेक्टेड तब भी, वो प्रक्रिया मतलब शीघ्रतम प्रक्रिया है कि तत्काल, मतलब कि जैसे ही आप FIR हुआ, FIR मतलब जो मतलब आपका फर्स्ट या एक्सीडेंट रिपोर्ट है, वो 48 घंटे के अंदर पुलिस को उसका रिपोर्ट सबमिट करना है। और दूसरा रिपोर्ट एक आना है जो इंटरिम इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट होगा, वो 30 दिन के अंदर आएगा। और उसके बाद आता है DAR, डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, वो 90 दिन के अंदर पुलिस को कोर्ट के समक्ष वो दाखिल करना है। लेकिन जैसे ही FIR कोर्ट को मिलेगा तो कोर्ट के पास भी ये स्वतः शक्ति है कि वो खुद उस एप्लीकेशन को या उस रिपोर्ट को एक मिसलेनियस केस में तब्दील कर सकते हैं। अच्छा। कि इस मृतक के परिवार को इस रिपोर्ट के आधार पर ये दावा, ये भुगतान है, ये जो मुआवजा है वो पेय है।
अब उसमें दो प्रक्रिया हैं। अगर मान लीजिए कि वो नौकरी कर रहा है या हाई इनकम ग्रुप का है, तो और उनको ये 5 लाख रुपया स्वीकार्य नहीं है, कि बहुत कम राशि है, तो उसको एक सेक्शन जिसको एडजुडिकेशन बोलते हैं, फिर उसको MACT का जो ट्रायल कहा जाता है 166 में, वो ट्रायल होता है। अब उस ट्रायल के आधार पर अगर मृत्यु हुई है तो आश्रित परिवार को 2-3 आधार पर, जैसे कि मृतक की आयु कितनी थी, मृतक की आय कितनी थी, मृतक पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी थी, शादीशुदा था, बच्चे थे, इन तमाम अनुपात पर ये आर्थिक हानि, दूसरी गैर आर्थिक हानि भी होती है, जैसे लॉस ऑफ कॉम्पेनेंसी, मतलब पत्नी को वो अधिकार होता है। इवन यहाँ तक कि 15,000 की सीमा तक आपका अंतिम संस्कार का खर्च भी उसमें शामिल होता है। ये तमाम जोड़ करके एक असेसमेंट होता है, जिसको क्लेम्स असेसमेंट कहते हैं, कॉम्पेंसेशन अमाउंट कहते हैं। तो कोर्ट वो प्रक्रिया से गुजरता है और कोर्ट फिर तय करता है कि इनकी इन सारे आधारों पर ये राशि बन रही है, तो बीमा कंपनी को फिर वो बाध्यता होगी कि उस राशि को वो कोर्ट के समक्ष, या फिर अगर वो लंबित हो रहा है पूरा मतलब मुकदमा लंबा चल रहा है, तो फिर लोक अदालतें या मीडिएशन, इन तमाम माध्यम से भी उस दावे का आप निपटारा कर सकते हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे ही आपका FAR दर्ज होता है कोर्ट में, उसकी एक प्रति बीमा कंपनी को जानी होती है। तो बीमा कंपनी पर भी दायित्व है कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर उनको स्वीकार्य है कि उनके बीमित वाहन द्वारा वो दुर्घटना हुई है, तो वो स्वयं कोर्ट को ये बताएं कि इस दुर्घटना में इस व्यक्ति के आय, आयु और जो निर्भरता है, इसके अनुपात में हम इतनी राशि देने के लिए तैयार है बीमा कंपनी। उससे होता क्या है कि जो ट्रायल की जो सारी प्रक्रिया है, विटनेसेस को लाना, पुलिस को लाना, और लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं हर MACT के केस को ख़त्म करने में। तो इससे बचने के लिए ये बीमा कंपनी पर ये दायित्व रखा गया है कि आप इसकी एक ऐसा आपका प्रस्ताव दीजिए। उस प्रस्ताव पर विचार करके अगर वो प्रस्ताव स्वीकार्य है, मान लीजिए कि 20 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मुआवजे की एक मुश्त राशि के रूप में एक प्रस्ताव आया, वो अगर स्वीकार्य है दावेदार को, उसके परिवार को, तब वो मामला वहीं पर कोर्ट में सेटल होता है। 30 दिन के अंदर वो अवार्ड इशू हो जाएगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसा कोर्ट में जमा करना है 30 दिन के अंदर अंदर। अगर वो स्वीकार्य नहीं है, तब ये प्रक्रिया चलती है एडजुडिकेशन की, जिसको ट्रायल बोलते हैं, समरी ट्रायल बोलते हैं। और आपके इन तमाम जो आधार हैं, गुणक है, इसके आधार पर फिर आपको राशि जो देय राशि है, ये आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये मूल रूप से ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तीसरी जो प्रक्रिया जो हमने कहा था कि जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी के जो क्लेम्स होते हैं, ये भी एक तरह से कोर्ट में वो दावा दाखिल करना होता है दावेदार को, जिसके संपत्ति की हानि हुई है, और कोर्ट फिर उसका संज्ञान लेकर के इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस इशू करता है कि ये दावा है, इतना नुकसान है। और साथ साथ जो बीमित है या जो वाहन स्वामी है, वो भी इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, मेरे वाहन द्वारा इनके संपत्ति को एक क्षति हुई है, और इन पुष्टि के आधार पर फिर बीमा कंपनी का दायित्व है कि उनको सीधे उसका मुआवजा प्राप्त। ये मोटे तौर पर ये बीमा के दावों की प्रक्रिया है। इसमें मूल रूप से स्टॉक होल्डर कौन कौन होते हैं? मूल रूप से स्टेक होल्डर सबसे पहले तो जहाँ तक मतलब अनुसंधान करने की बात है, वो पुलिस की मुख्य भूमिका है, क्योंकि 48 घंटे के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट देना है कि सारी प्रक्रियाएं, चोरी के दावे में भी और MACT के दावे में भी, बिना पुलिस के कंफर्मेशन के या उस रिपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आधार ही नहीं रहता है। ना बीमा कंपनी के लिए आधार रहेगा, कोर्ट को ये मानने के लिए आधार नहीं रहेगा कि कम से कम वाहन जो है वही वाहन उसमें शामिल है, और उस वाहन का जो चालक है दुर्घटना के समय, उसके लाइसेंस, खासतौर से बीमा पॉलिसी और लाइसेंस, ये वैलिड है कि नहीं। इन तीनों चीज़ों की पुष्टि जैसे ही पुलिस द्वारा की जाती है, आगे की प्रक्रिया शीघ्रतम रूप से वो निष्पादित की जा सकती है। इसमें कुछ और पक्ष रह गया कि लाइसेंस होना क्यों जरूरी है, लाइसेंस आपके पास क्यों बनना चाहिए, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा। इन सब बातों पर अगली बार हम बात करेंगे। कानून की बात में आज बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।